हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण को डिस्कस किया था। उपयोगिता विश्लेषण जो है वो इस मान्यता पर आधारित है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं जैसे कि 1, 2, 3, 4 इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परंतु व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी मापदंड नहीं है कि जिससे हम किसी भी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को व्यक्त कर सकें। जैसे कि हम एक कप चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लें कि हम एक कप चाय और एक कप कॉफ़ी का कंजम्पशन करते हैं, तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि दोनों के यूज़ से, दोनों पेय पदार्थ पीने से हमें किससे अधिक उपयोगिता प्राप्त हुई। परंतु इस उपयोगिता को हम गणनावाचक संख्याओं की, जैसे हमें 40 यूटिल, 20 यूटिल उपयोगिता प्राप्त हुई, इस तरह से हम उपयोगिता को मेज़र नहीं कर सकते। उपयोगिता का केवल ऑर्डिनल मेजरमेंट मतलब क्रमवाचक माप ही संभव है कि हम सिर्फ जो भी हम उपभोग करते हैं उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमें एक जो वस्तु हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमें किससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, किससे कम सेटिस्फेक्शन मिली। इट मीन्स हम रैंक कर दे सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं। तो क्रमवाचक शब्द जो हमने यहाँ यूज़ किया उसका मतलब है कि रैंक देना, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये क्रमवाचक संख्याएं हैं। इट मीन्स रैंकिंग देना। तो जो हमने पीछे गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किया वो मानता है कि उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में मापा जा सकता है, लेकिन उसकी काफ़ी हमने आलोचनाएं पढ़ी और उस आलोचनाओं के बावजूद एक नया एनालिसिस हमारे सामने आया, नई अप्रोच सामने आई, जिसकी हम आज बात करेंगे। वो है तटस्थता वक्र विश्लेषण। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण जो है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी की मान्यता पर आधारित है कि उपयोगिता को सिर्फ रैंक दिए जा सकते हैं, क्रम दिए जा सकते हैं, उसको गणनावाचक संख्याओं के रूप में मापा नहीं जा सकता। तो जो हमारा तटस्थता वक्र विश्लेषण है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है, वो इस ऑर्डिनल यूटिलिटी की मान्यता पर ही आधारित है। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच का जो प्रतिपादन है, सबसे पहले एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री एजवर्थ ने दिया 1881 में अपनी बुक मैथमेटिकल साइकिक्स में। इसके बाद इस एनालिसिस को और फर्दर इसकी जो डेवलपमेंट में इन्होंने योगदान दिया है, उनमें कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम हैं कि जैसे इटली के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं पैरेटो, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जो है जॉनसन हैं, उन्होंने 1913 में इस टॉपिक के रिगार्डिंग अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और रशिया के जो अर्थशास्त्री हैं स्लट्सकी। लेकिन इस थेरी को, इसको मांग के सिद्धांत का एक इम्पॉर्टेंट टूल जो बनाने का जो श्रेय, मांग सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाने का जो श्रेय दिया जाता है, वो हिग्स और एलन को दिया जाता है। हिग्स और एलन ने 1934 में एक आर्टिकल, एक लेख जिसका नाम था रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, मूल्य सिद्धांत पर पुनर्विचार, इसमें उन्होंने इस अप्रोच के विषय में अपने विचार दिए, इसमें एक वैज्ञानिक रूप प्रस्तुत किया, और इसको इस डिटेल में उन्होंने हिग्स ने अपनी बुक में डिस्कस किया है, और उनकी बुक का नाम है वैल्यू एंड कैपिटल। तो ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की जो हिस्ट्री की, ये कैसे डेवलप हुआ, किसने इस जो थेरी या जो अप्रोच है उसको दिया और इसको फेमस करने में अपना योगदान दिया। तो नेक्स्ट हम इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं कि तटस्थता वक्र है क्या, कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। तो एक तटस्थता वक्र जो है वो कर्व है, वो वक्र है जो हमें बताता है दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को। कि एक तटस्थता वक्र वो वक्र है जो उन दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन या विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिससे एक कंज्यूमर को समान संतुष्टि मिलती है या इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। जो कॉम्बिनेशन, उनको अगर एक डायग्राम में ड्रॉ कर दिया जाए तो वो इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। इस तटस्थता वक्र पर जितने भी बिंदु हम ड्रॉ करेंगे, जितने भी कॉम्बिनेशंस ड्रॉ करेंगे, वो दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनसे एक कंज्यूमर को समान संतुष्टि मिलती है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। इट मीन्स क्योंकि इक्वल सेटिस्फेक्शन है, इसलिए कंज्यूमर को अगर हमें उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन में से हम कहें कि आप चुनिए, किसको चुनोगे, तो
वो सभी विकल्पों के बारे में मतलब न्यूट्रल होता है। इट मीन्स वो सारे कॉम्बिनेशंस क्योंकि समान संतुष्टि देते हैं, इसलिए कंज्यूमर उनके चुनाव के बारे में इनडिफरेंट हो जाता है या तटस्थ हो जाता है। इनडिफरेंट होने का मतलब है कि वो उस तटस्थ वक्र पर जितने भी संयोग होंगे उनको वो इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, सभी संयोगों को समान महत्व देता है, क्योंकि वो समान संतुष्टि के लेवल है। उनमें ऐसे बिंदु नहीं है कि वो किसी बिंदु पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही हो, किसी पे कम मिल रही हो। इसलिए इनडिफरेंस कर्व जो है वो दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो एक कंज्यूमर को समान संतुष्टि का स्तर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी कुछ एक डेफिनेशंस को ले लेते हैं। हम अर्थशास्त्री लेफ्टविच की अगर हम वर्डिंग या डेफिनेशन देखें तो उन्होंने क्या परिभाषा दी है तटस्थता वक्र की। अ सिंगल इंडिफरेंस कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई दैट यील्ड इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। बात वही है, बस इन्होंने गुड्स के नाम लिख लिए कि एक एक्स वस्तु है, एक वाई वस्तु है, और एक तटस्थता वक्र है एक्स और वाई वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट फर्ग्यूसन ने भी सेम वर्डिंग जनरली यूज़ की है, बस इन्होंने टर्म यूटिलिटी यूज़ कर लिया है सेटिस्फैक्शन की जगह, कि एन इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ईच ऑफ विच यील्ड द सेम लेवल ऑफ टोटल यूटिलिटी टू विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। कि एक तटस्थता वक्र जो है वो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो समान उपयोगिता का लेवल देते हैं कंज्यूमर को, और कंज्यूमर उनके चुनाव के बारे में इनडिफरेंट होता है, न्यूट्रल होता है या तटस्थ होता है। नेक्स्ट हम एक इनडिफरेंस शेड्यूल की बात कर लेते हैं कि हम जो अभी बात की दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन, तो उसको हम अगर एक तालिका से समझ लें तो हमें ग्राफ बनाने में ईजीनेस हो जाएगी, इजीली ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि टेबल या शेड्यूल का ही हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देते हैं तो वो कर्व बन जाता है। तो इनडिफरेंस शेड्यूल या तालिका या जो तटस्थता अनुसूची है उसकी बात कर लेते हैं। क्या होती है तटस्थता अनुसूची? एक तटस्थता तालिका या अनुसूची को हम एक ऐसी सूची बोलते हैं जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करे और जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो। वर्डिंग सेम है, बस आपने वक्र की जगह तालिका ले लेना है कि तालिका में हम क्या शो कर रहे हैं, दो वस्तुओं के ऐसे संयोग, ऐसे कॉम्बिनेशन जो एक कंज्यूमर को समान संतुष्टि का स्तर प्रदान करते हैं, या उपभोक्ता उन सभी कॉम्बिनेशंस को इक्वल इम्पोर्टेंस देता है, या हम बार बार रिपीट कर रहे हैं वही वर्ड कि उपभोक्ता उनके चुनाव के बारे में इनडिफरेंट होता है। इनडिफरेंट मतलब वो इक्वल इम्पोर्टेंस देगा सभी को, वो ऐसे नहीं कहेगा कि मुझे ये बेस्ट, ये ज़्यादा अच्छा लगा है कॉम्बिनेशन, ये कम अच्छा लगा है, क्योंकि ये सारे ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देंगे, इसलिए कंज्यूमर उनके चुनाव के बारे में न्यूट्रल हो जाता है। इसको हम जैसे कि टेबल में आप देख पा रहे हैं, हमने दो गुड्स लिए हैं, दो गुड्स एप्पल और ऑरेंजेस, उसके हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले लिए। ये कॉम्बिनेशन किस मान्यता पर आधारित है वो हम पहले देख लेते हैं। कि जैसे हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखे कि उपभोक्ता अपनी जैसे इनकम, जितनी भी उसकी इनकम है, मान लो लिमिटेड इनकम, उससे वो दो संयोग खरीद रहा है गुड्स के, एप्पल और ऑरेंजेस, ठीक है। फर्स्ट उसने मान लो एक एप्पल खरीदा और दूसरा कॉम्बिनेशन है 10 संतरे का। मान लीजिए वो उपभोक्ता सेबों की मात्रा ज़्यादा लेना चाहता है, तो क्योंकि हम इनडिफरेंस कर्व में ऐसे कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं जो समान संतुष्टि दें, तो अगर हम सेब की मात्रा बढ़ा दें, ठीक है, तो अगर हम संतरों की मात्रा सेम रखेंगे या उसको भी बढ़ा देंगे कॉम्बिनेशन में, तो वो वाले कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा वो समान संतुष्टि का लेवल नहीं शो करेगा, क्योंकि उसमें दोनों वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा हो गई, और दोनों वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा हो रही है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा संतुष्टि के लेवल को शो करेगी। इसलिए हमने इनडिफरेंस शेड्यूल जो बनानी है वो हमने इस तरीके से बनानी है कि अगर हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो आपको दूसरी वस्तु की मात्रा को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसा कि हम इस टेबल में देख पा रहे हैं कि हमने एक एप्पल ज़्यादा लेना चाहता है अगर उपभोक्ता, हमने एक एप्पल बढ़ाया तो उसे 3 ऑरेंजेस का त्याग करना पड़ा, ठीक है। इस तरीके से त्याग करना है कि उपभोक्ता के जो संतुष्टि का स्तर है उसमें कोई परिवर्तन ना आए, संतुष्टि का स्तर पहले वाला ही रहे। उसके बाद उसने मान लो तीसरा कॉम्बिनेशन देखें, अगर सेबों की संख्या 3 कर दी तो आगे फिर ऑरेंजेस को और घटा दिया उसने, लेकिन जो त्याग हो रहा है वो घटती दर से होगा। त्याग करना है लेकिन त्याग की जो दर है वो घटती हुई है। पहले हमने 3 संतरों का त्याग किया, फिर हमने अगला तीसरा एप्पल लेने के लिए
2 ऑरेंजेस का त्याग किया और उसके बाद 1 एप्पल की मात्रा बढ़ाई, तो हमने जो ऑरेंज का त्याग किया है वो और घटती दर से किया है 1 से। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हम देखो जैसे जैसे एप्पल की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो हमने घटती सीमांत उपयोगिता का नियम पढ़ा। वो क्या कहता है कि जैसे ही किसी वस्तु की मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। ठीक है, तो एप्पल की मात्रा बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ाने से उससे मिलने वाली उपयोगिता थोड़ी कम होती जाएगी हर नेक्स्ट अगली यूनिट जितनी हम यूज़ करते जा रहे हैं। इसलिए ऑरेंजेस की मात्रा का त्याग तो करना पड़ेगा, लेकिन उसका त्याग हमें पहले की तुलना में कम दर से करेंगे, तभी इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इसलिए ये हमारी ये कॉम्बिनेशन बन गई इसमें 1-10, इस जिसको हमने ए कॉम्बिनेशन का नाम दे दिया ABCD। ये चारों कॉम्बिनेशंस एप्पल और ऑरेंजेस के ऐसे संयोगों को शो करते हैं जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। नेक्स्ट हम इसको कर्व की सहायता से, डायग्राम की सहायता से देख लेते हैं। जब इन डिफरेंस शेड्यूल को हम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो ये डायग्राम बन जाएगा इस तरीके का। तो जो हमने पीछे ABCD कॉम्बिनेशंस हैं उनको अगर हम ड्रॉ कर देंगे, तो ड्रॉ करने के लिए हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे एप्पल्स ले लिए और वाई एक्सिस पे ऑरेंजेस ले लिए। पीछे तालिका में एक कॉम्बिनेशन था 1 और 10 का, कि 1 एप्पल 10 ऑरेंजेस, उसको ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमने एप्पल्स की संख्या बढ़ाई, 2 एप्पल लिए तो हमने संतरे 7 ले लिए, संतरों का त्याग किया हमने, 3 संतरों का त्याग किया, तो हमें दूसरा कॉम्बिनेशन मिल गया B। इसके बाद 3 सेब 5 संतरे और उसके बाद हमने लिया है 4 सेब और 4 संतरे। तो ABCD इन चारों संयोगों को हमने ड्रॉ कर दिया, तो एक इस तरीके की शेप बनेगी IC कर्व, जिसको हमने नाम दे दिया। ये शेप है कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि मूल बिंदु के उन्नतोदर, ये जो शेप है उसको हम उन्नतोदर शेप बोलते हैं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये इस मान्यता पर आधारित है कि ये जो शेप है, क्योंकि हम जो हर अगले सेब के लिए जो संतरे का त्याग है घटती दर से कर रहे हैं, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग डायग्राम बना है और कन्वेक्स टू द ओरिजिन। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए बना है क्योंकि क्योंकि हमने संतुष्टि का लेवल समान रखना है, इसलिए अगर हम एक वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु का हमें त्याग करना पड़ेगा। इसलिए कर्व की जो शेप है इंडिफरेंस कर्व की, एक तो नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा और एक इसकी जो शेप बनी है जिसको हम बोलते हैं घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के नियम के कारण ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। इसकी डिटेल डिस्कशन हम फीचर्स में करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व की फीचर्स में। यहाँ हम सिर्फ इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाना है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व की ये शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गई। नेक्स्ट हमने बात करनी है, एक छोटा सा और मीनिंग देख लेते हैं कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, तटस्थता मानचित्र क्या है। हमने देखा अभी, अगर हम इंडिफरेंस कर्व 1 बनाते हैं तो वो 2 वस्तुओं के संयोगों को शो करते हैं जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। लेकिन अगर हम विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को दिखाना चाह रहे हैं तो हमें अलग अलग तटस्थता वक्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर हम इन तटस्थता वक्रों को या उनके समूह को एक चित्र के रूप में प्रकट करते हैं तो वो बन जाता है इंडिफरेंस मैप या तटस्थता मानचित्र। तो ये हमने यहाँ इंडिफरेंस मैप बनाया है जिसमें हमने 4 तरह के इंडिफरेंस कर्व लिए हैं, I1, I2, I3 और I4, जो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी टर्म जो अभी हमने बीच में यूज़ की, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर के बारे में बात कर लेते हैं हम। सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, वो दर है जिस पर उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को परिवर्तन किए बिना एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन कर सकता है। इट मीन्स जैसे हमने पीछे भी टेबल ली, हमने कहा कि 1 सेब की मात्रा को वो बढ़ा रहा है तो वो 3 संतरों का त्याग कर रहा है। तो इसलिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो क्या बताती है कि मान लीजिए एक वस्तु लेने के लिए आप दूसरी वस्तु का त्याग किस दर पे कर रहे हो। कि जैसे हमने पीछे भी लिया कि 1 सेब के लिए उसने 3 संतरों का त्याग किया, तो इट मीन्स सेब के लिए, अब हम सेब की बात करें, सेब के लिए संतरों की जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो हो गई 3:1। इट मीन्स या हम कहें कि सेबों की संतरों के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर, सेब की संतरों के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर संतरों की वो संख्या होगी जिसका सेब की एक अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए
त्याग करना पड़ रहा है, और ये त्याग इस तरह से किया जाएगा कि उपभोक्ता को मिलने वाली जो संतुष्टि है वो समान रहे, कि सेटिस्फैक्शन का लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने एक वस्तु का दूसरी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापन करना है। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, सीमांत प्रतिस्थापन दर है, ये इन डिफरेंस कर्व की स्लोप को बताती है या उसकी ढलान को बताती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ हम प्रोफेसर बिलास के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ले रहे हैं। उन्होंने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या एमआरएस को किस तरीके से डिफाइन किया है। एमआरएस या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाई which the consumer is just willing to give up to get one more unit of x and maintain the same level of satisfaction। कि वस्तु x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसको हम एमआरएस एक्स वाई बोल देते हैं, वस्तु y की वो मात्रा है जो एक उपभोक्ता वस्तु x की एक अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए त्याग करने के लिए तैयार होता है, जिससे कि उसकी संतुष्टि का लेवल क्या बना रहे, पहले जितना ही बना रहे या समान बना रहे। तो इसको हम इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं कि एमआरएस एक्स वाई का क्या फॉर्मूला हुआ। इसमें आपने क्या बताना है कि जिस चीज़ का गेन हो रहा है, गेन ऑफ एक्स कितना है, जिस कमोडिटी की मात्रा को बढ़ा रहे हैं उससे मिलने वाली संतुष्टि का लेवल नीचे, और जिस कमोडिटी को त्याग कर रहे हैं उसकी त्यागी गई संतुष्टि है जो वो ऊपर आ जाएगी। तो लॉस ऑफ वाई, इस हमारे एग्जांपल में या डेफिनेशन में हमने वाई को त्यागा है, एक्स की मात्रा को बढ़ाया है, तो यहाँ लॉस ऑफ वाई या हम इसको डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं, और जिसका हमने गेन किया या जिस वस्तु की मात्रा को बढ़ाया है उसको हमने डेल्टा एक्स से लिख दिया यहाँ पे। तो इसके आगे नेगेटिव का साइन लगा देना है। नेक्स्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो डायग्राम है। तो जो हमने पीछे डायग्राम लिया, जो टेबल बनाई, उसी के बेस पे ये डायग्राम है कि जैसे हमने कहा कि पहले जो ए कॉम्बिनेशन है वो 1 सेब 10 संतरा, ठीक है। उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा सेब की मात्रा को बढ़ाया और उसके लिए हमने 3 संतरों का त्याग किया। तो बी पॉइंट पे हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जैसे कि दिखाई गई है 3:1 है ये। उसके बाद और हमने एक संतरा, मान लो एक सेब की मात्रा 2 से अब 3 कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कितने सेबों का त्याग कर रहे हैं, 2 सेबों का त्याग कर रहे हैं। तो 2:1 हो गई हमारी सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसी के साथ जैसे हमने आगे अगला चौथा सेब लिया, तो उसके बाद हमने जो संतरों की जो संख्या है उसका, पहले हमारी संतरों की संख्या 5 थी, अब 4 हो गई, तो अब हमने इसकी रेशो बन गई 1:1। तो जिस दर पर हम एक वस्तु को त्याग रहे हैं और जिस वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहे हैं वो नीचे, और जितना त्याग कर रहे हैं वो ऊपर। तो इस तरह से ये जो रेशो बनी 3:1, 2:1 और ये 1:1, ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और हमारे तटस्थता वक्र विश्लेषण के रिगार्डिंग ये घटती हुई है। तो हम, क्योंकि हमारा जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की मान्यता पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अजम्पशंस की बात कर लेते हैं कि हमारा इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है वो कौन कौन सी मान्यताओं पर आधारित है। सबसे फर्स्ट अजम्पशन या पहली अजम्पशन जो हम ले रहे हैं वो है रैशनल कंज्यूमर या विवेकपूर्ण उपभोक्ता। इसमें हम मान रहे हैं कि जो हमारा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो रैशनल बिहेवियर करेगा, विवेकपूर्ण है, और अब उसको मार्केट की पूरी नॉलेज है, वस्तुओं की कीमतों के बारे में और अपनी मौद्रिक आय के बारे में उपभोक्ता को पूरी जानकारी है, और इस जानकारी के बेस पे वो अच्छे से ये डिसीज़न ले सकता है कि उसके लिए कौन सा संयोग या कौन सा कॉम्बिनेशन बेहतर है, या उसे कौन सा संयोग जो कॉम्बिनेशन है समान संतुष्टि प्रदान करेगा। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि उपभोक्ता विवेकपूर्ण है, विचारवान है, और वो अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्रमवाचक उपयोगिता, तटस्थता वक्र विश्लेषण क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता पर आधारित है। क्रमवाचक उपयोगिता, या इसको हम क्रमवाचक उपयोगिता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हम क्रमवाचक संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से प्रेफरेंसेस या रैंक्स की टर्म में। तो क्योंकि गणनावाचक जो विश्लेषण है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये माना गया कि ऑर्डिनल यूटिलिटी के रूप में हम एक नया एनालिसिस लेके आ सकते हैं कि उपयोगिता को गणनावाचक उपयोगिताओं के रूप में ना माप कर हम रैंक दें। तो हमारा जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी की मान्यता पर आधारित है।
नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो तटस्थता वक्र विश्लेषण है उसमें हमने जो अभी बात की कि जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो घटती हुई है। इसका मतलब है कि एक कंज्यूमर के पास जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाएगी वो किसी दूसरी वस्तु का जो त्याग कर रहा है वो घटती हुई दर पर करेगा। नेक्स्ट है नॉन सैटिटी या नॉन सेटिस्फाई, पूर्ण संतुष्टि नहीं। हम इसमें ये मान के चल रहे हैं कि जो उपभोक्ता है या कंज्यूमर है पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर अभी नहीं पहुंचा है। कंज्यूमर कभी भी कंज्यूमर जो है ऐसा कंज्यूमर वो वस्तु की एक अधिक मात्रा को हमेशा ही कम मात्रा की तुलना में ज़्यादा पसंद करेगा। मतलब वो कम मात्रा इतनी ज़रूर लेना चाहेगा ताकि संतुष्टि मतलब उसको मतलब हमेशा ही वो क्या करेगा कम वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा वस्तुओं वाले बंडल को लेना पसंद करेगा, जिसको हम कहते हैं कि अभी उसका संतुष्टि का लेवल नहीं, वो संतुष्टि के पूर्ण लेवल पर नहीं पहुंचा है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन, चुनाव में सामंजस्य। अब कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन को हम किस तरीके से कहेंगे, अब ये मान्यता क्या है कि जो हमारा ये विश्लेषण है ये मानता है कि उपभोक्ता का व्यवहार है वो कंसिस्टेंट है, उसके बिहेवियर में व्यवहार में सामंजस्यता पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक कंज्यूमर अगर किसी टाइम पीरियड में वस्तुओं के एक कॉम्बिनेशन ए को बी से प्रेफरेंस देता है तो वो किसी भी दूसरे समय में ए कॉम्बिनेशन की तुलना में बी को अधिक पसंद नहीं करेगा। मतलब हमेशा अगर वो ए ग्रेटर देन बी है उसके लिए, अगर ए को बी से पसंद करता है तो वो कभी भी बी को ए से प्रेफरेंस नहीं देगा। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि उपभोक्ता का जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट है, हम ये मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट है अगली मान्यता ट्रांजिटिविटी या सकर्मकता। तटस्थता वक्र विश्लेषण ये मानता है कि चाहे वो तटस्थता की बात हो या फिर प्रेफरेंस की बात हो, इन दोनों के संबंध में ही उसके जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर में सकर्मकता पाई जाती है। अब सकर्मकता का क्या मतलब है, हम जैसे अब अगर प्रेफरेंस की बात करें, प्रेफरेंस का एग्जांपल लें कि मान लो जैसे अभी ऊपर हमने एग्जांपल लिया कि अगर उपभोक्ता ए संयोग को बी से पसंद करता है, बी कॉम्बिनेशन को सी से ज़्यादा पसंद करता है, तो वो हमेशा ए संयोग को सी कॉम्बिनेशन की तुलना में अवश्य ही हमेशा पसंद करेगा। या हम अगर तटस्थता की बात करें कि अगर उपभोक्ता मान लो ए और बी कॉम्बिनेशन के बीच न्यूट्रल है, बी और सी कॉम्बिनेशन के बीच न्यूट्रल है, तटस्थ है, तो वो ऑलवेज हमेशा ए और सी के बीच भी न्यूट्रल होगा या तटस्थ होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यता, उसकी विशेषताओं की, बजट लाइन की और उपभोक्ता विश्लेषण की। थैंक यू। उपभोक्ता संतुलन की इस एनालिसिस की हेल्प से। थैंक यू।